दोस्तों, एक माता पिता जिनके पांव में छाले पड़ जाते थे, लेकिन वो अपने लिए चप्पल तक नहीं खरीदते थे, मगर अपने बेटे के लिए जूते खरीदते थे कि ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। बेटा पढ़ने लिखने में होशियार था, इसीलिए वो पत्थर तोड़कर दिन रात भूखे रहकर और काफी संघर्षों के बाद उसे पढ़ाते हैं। बेटा पढ़ लिख कर कामयाब होता है, वो एक इंजीनियर बनता है। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद उसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और सारे लोग खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद जो होता है बहुत हैरान करने वाला होता है। एक दिन उस लड़की का और उसके परिवार का ऐसा रूप सामने नजर आता है कि जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला है। एक लड़का जिसका नाम घनश्याम होता है, वो बेंगलोर में रहकर पढ़ाई करता था और उसके बाद वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। अच्छी खासी उसकी नौकरी लगती है। लेकिन उसके पढ़ाने के पीछे जो उसके माता पिता का त्याग था, तपस्या था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके पिताजी का नाम संतराम होता है। संतराम जी एक ईंट भट्टे पर रहकर कोयला तोड़ते थे और जो पत्नी थी, जहां तहां उसे मजदूरी मिलता था वहीं पर वो कर लेती थी। इस तरीके से कई कई दिन वो भूखे रहकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन बेटे को हर महीने 10-12 हजार रुपए भेजा करते थे। जब घनश्याम इंजीनियर बन जाता है तो उसके बाद फिर इनकी परेशानी कम हो जाती है। जो कच्चा मकान था उसे 2 कमरे का पक्का मकान बनवा देता है और उसके बाद जो रिश्तेदार थे या शादी करने वाले थे, उनकी लाइन लग जाती है। कोई कहता था कि मैं चरपहिया दूंगा, कोई कहता था 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। लेकिन हमेशा जो संतराम जी थे, घनश्याम के पिताजी थे, वो हमेशा इनकार कर देते थे। वो कहते थे मेरा बेटा खुद ही सक्षम है अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने का, हमें इतनी समझ नहीं है, हम क्या जाने अनपढ़ गंवार आदमी। तो इसीलिए वो हमेशा इनकार कर देते थे। और एक दिन दोस्तों, वो दिन भी आता है जब घनश्याम आकर उन लोगों से बताता है कि ऐसा है, मैंने एक लड़की ढूंढ रखी है शादी के लिए। वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आकर यह भी बताता है कि शादी की डेट पड़ गई है और 1 महीने बाद शादी है। लेकिन जब ये बात सुनते हैं तो वो थोड़ा उनको ठेस लगती है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, संतराम जी, कि माना हम लड़की ढूंढने के काबिल नहीं थे, लेकिन कम से कम एक बाप होने के नाते इतना तो कर सकते थे कि लड़की से मिल लेते, लड़की के माँ बाप से मिल लेते, पंडित जी से पूछवा लेते कि दोनों का गुण दोष मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इस लायक भी नहीं समझा। लेकिन जो घनश्याम की मां थी वो बोलती है, बेकार की चिंता करते हो और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जो भी किया होगा अच्छा किया होगा, नहीं पूछा तो कौन सा हम उस लायक हैं ही, हमारे में इतनी समझ कहां है। कहते हैं ठीक ही कह रही हो। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन और बीतता है तो वो कहते हैं कि अरे कपड़े उपड़े खरीदे जाएंगे कि नहीं खरीदे जाएंगे, कार्ड वगैरह छपवाओगे, रिश्तेदारों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, कुछ बातचीत नहीं करते हो। तो घनश्याम कहता है कि कौन से रिश्तेदार? ये कहते हैं अरे जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने 50 रिश्तेदारों के नाम बुला दिए। वो कहता है कि देखो, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो लड़की वाले हैं, लड़की का नाम अन्नू होता है। तो जो अन्नू है, अन्नू के माता पिता हैं, वही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि वीआईपी शादी है, उसमें एक से एक लोग आएंगे, तो हमारे रिश्तेदार उस लायक है नहीं, कहीं उनकी वजह से हमारी बेइज्जती ना हो। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा वैसे तो हम भी तो उस लायक नहीं हैं। तो वो कहता है कि अपने पर बात मत करो, आप लोग अपनी बात मत करो, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहती हैं कि अरे कपड़े वगैरह फिर कब खरीदे जाएंगे, कैसे खरीदे जाएंगे? तो कह रहा है कि सारा कुछ हो रहा है, तुम लोग इसकी चिंता मत करो। मैं और अन्नू जो हैं और जो उसके माता पिता हैं, उसकी बहन हैं, ये सारे लोग मिलकर खरीदारी कर रहे हैं और तब से इसी में तो लगे हैं। अब दोस्तों, इतना कहकर जो घनश्याम था वो चला जाता है। लेकिन उसकी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं अपने पति से कि क्या हम इस लायक भी नहीं थे कि क्या खरीदा जा रहा है, कहां से खरीदा जा रहा है, किस रंग का है, क्या हम ये भी नहीं कर सकते थे, इतना भी नहीं देख सकते थे? वो दोनों आपस में अपने दुख सुख की बातें कर लेते हैं। और इधर जो घनश्याम था वो शादी में पूरी तरीके से बिजी था। लेकिन अब जैसे शादी नजदीक आता गया, चूंकि 1 महीने का डेट भी अब 15 दिन रह गया, गांव में शोर मच चुका था। गांव वाले आते इनके पास और पूछते कि काका शादी में ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे। और जो सारे रिश्तेदार थे वो दिन रात फोन करते रहते थे। ये परेशान हो जाते हैं। और घनश्याम फिर आता है तो उससे पूछते हैं कि बेटा ऐसा है कि तू कह रहा है कि शादी में ज्यादा लोगों को मत ले चलूं, तेरी बेइज्जती होगी, लेकिन तेरी बुआ है, तेरी मौसी है, तेरे मामा मामी हैं,
उनको तो ले ही चलना पड़ेगा। वो कहता है कि ठीक है, वो आएंगे, घर पे रहेंगे, शादी तो लखनऊ में है, मैरिज हॉल में है, और उसके बाद जो है यहाँ पर रहेंगे, अपना चले जाएंगे। तो वो कहती है कि जब घर पे कोई प्रोग्राम ही नहीं है तो घर पे आके क्या करेंगे, और जो सारे हैं बारात जाने के लिए कह रहे हैं तो बारात जाएंगे। तो घनश्याम कहता है कि सिर्फ सगे सगे लोगों को लेकर चलना है। उसकी माँ कहती है बेटा सभी सगे हमारे लिए, जो हमने 50 नाम लिए थे सारे ही सगे हैं। इसके अलावा भी वो जो है वो तो आने को तैयार है, बल्कि उनकी बहू बेटियां सब आने को तैयार हैं, सबको खुशी है तेरी शादी में। कई सालों से वो सफर रहे थे कि घनश्याम भैया की शादी में जाना है और कैसे उनको हम मना करेंगे। तो वो 5-7 नाम गिना देता है कि अगर बुआ जाएंगी तो फूफा नहीं जाएंगे, मौसी जाएंगी तो मौसा नहीं जाएंगे, मामा जाएंगे तो मामी नहीं जाएंगी। 5-7 लोगों का नाम ले लिया, बोला बस इन्हीं लोगों को लेकर चलना है और उसके बाद जो है चलेंगे, 1 घंटा बैठकर चले आएंगे। लेकिन अपने जो उसके चाचा ताऊ थे उनको भी छोड़ देता है। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा ऐसा है कि हमें बहुत प्रेम है हमारे रिश्तेदारों में और वो नाराज हो जाएंगे, उनको अगर नहीं लेकर चलेगा तो उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि उनके खुशी की परवाह है आप लोगों को, और क्या मुझसे प्यार नहीं आप लोगों को। वो कहते हैं कि तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू ही तो मेरा संसार है, लेकिन बेटा तू नाराज मत हो, हम तुझे नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम कुछ और लोगों को तो लेके चलना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, 2-4 लोगों का नाम और बढ़ा लेता है। लेकिन अब दोस्तों शादी को मात्र 2-3 दिन रह गए। अब सारे रिश्तेदार एक दूसरे को फोन करने लगे कि भाई क्या पता मेरा कार्ड भूल गया हो, इन लोगों को कहा गया हो। लेकिन पता चला कि ना तो किसी के पास कार्ड गया है और ना ही किसी से कहा गया है। फिर वो लोग इनको फोन करने लगते हैं संतराम जी को। तो संतराम जी की जो वाइफ थी यानी घनश्याम की मां थी, वो गुस्से में आकर फोन पटक देती हैं, कहती हैं छोड़ो, हमें बात ही नहीं करना किसी से और ना ही यहां पर रहना है। घनश्याम आता है तो उससे वो सारी अपनी समस्या बताते हैं कि बेटा यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, गांव वाले आकर परेशान करते हैं, रिश्तेदार फोन करते हैं, तो एक काम कर हमको यहाँ से कहीं ले चल। वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ रहोगे तो लोग आते रहेंगे, एक काम करो तुम लोग लखनऊ चलो, वहां पर एक गेस्ट हाउस में रहो जो कि मैरिज हॉल के बगल में कहीं पर ले देता हूँ। लेकिन अब घनश्याम की माँ कहती है कि बेटा हम अकेले जाकर क्या करेंगे, जो तेरे चाचा ताऊ हैं इनको भी ले चल, और जिन लोगों को तू कह रहा है कम से कम उनको फोन कर दे, वहीं पर आ जाएंगे। 1-2 दिन पहले से जब सारी रस्में वहीं से होंगी तो वहीं पर आ जाएंगे, और कम से कम मेरा इतना तो हक बनता है कि कुछ गीत गौनई वहां पर करूंगी, तो इसीलिए इन लोगों को बुला ले। वो कहता है चलो ठीक है। उसके बाद 4 कमरों का एक गेस्ट हाउस वहां पर लेता है और फिर फोन कर देता है कि ऐसा है आप लोग लखनऊ में पहुंचिए, हम लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही लोगों के पास फोन जाता है उनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। वो सारे के सारे सफल लेते हैं, उनकी बहू बेटियां जो सारे लोग आए थे कि हम लोग शादी में चलेंगे, 5-7 लोगों की जगह पर कम से कम 25-30 लोग आ जाते हैं। हालांकि पूरी तैयारी करके आए थे, जितनी उनकी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा खर्च करके आए थे, दूल्हे दुल्हन के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, और उसके बाद वो जाकर गेस्ट हाउस में रुकते हैं। लेकिन जब जैसे ही संतराम जी देखते हैं उन लोगों को तो वो हैरान हो जाते हैं। वो खुश तो वैसे भी नहीं थे, लेकिन जब देखते हैं कि इतने सारे लोग आ गए, अभी घनश्याम देखेगा तो क्या कहेगा, वो डर जाते हैं। लेकिन ऊपरी मन से उन लोगों का स्वागत करते हैं, उसके बाद बिठाते हैं, और उसके बाद इधर जो घनश्याम था और जो अन्नू थी, उसकी जो माँ थी यानी कि सास ससुर, जो उसकी बहनें थी, उसकी होने वाली पत्नी की, ये सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे। और ये हुआ कि चलो एक बार कम से कम अगर घनश्याम के माता पिता आ गए हैं तो उनसे मिल लेते हैं, और इसी बहाने ये भी देख लेते हैं कि रिश्तेदार में कौन कौन आया है। ये ज्यादा देखने के लिए वो लोग वहां से आते हैं गेस्ट हाउस की। 2 दिन बाद शादी है तो कम से कम ये जान लेते हैं कि आखिर घनश्याम के माता पिता दिखते कैसे हैं। लेकिन जैसे ही वो गेस्ट हाउस आते हैं, वैसे ही जब इन लोगों को देखते हैं तो दोस्तों उनकी नजर में ये लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। अन्नू कहती है ये क्या है घनश्याम, ये क्या तमाशा है, ये कहां से उठ के आ गए ये लोग। उसके बाद घनश्याम जो है उसको भी पसीना होने लगता है, इतने लोगों को देखता है। बुलाया था 10-12 लोग, सारे होने चाहिए थे, वहां पे 30-40 लोग थे। आने वाले एकदम खुश थे कि वीआईपी शादी में आ गए, और उसके बाद अब 2-3 दिन मौज मनाएंगे। उन्हें क्या पता कि उनकी यहाँ पर रत्ती भर की जरूरत नहीं है। उनको देख के यहाँ पर लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन वो बेफिक्र होकर वहां पर हा ठीठी अपना कर रहे थे। अब ये लोग जब घनश्याम के माता पिता को देखते हैं तो ऊपरी मन से ही नमस्ते कर लेते हैं। लेकिन जो घनश्याम के पिताजी थे, संतराम जी थे, वो उठे सीना चौड़ा करके मूंछों पर ताव देकर कि हाँ मैं ही लड़के का बाप हूं, मेरा ही लड़का है, मुझसे आकर मिलो। लेकिन वो बस हाय हेलो करके दूर से ही चले जाते हैं।
अब जो घनश्याम की मां थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं मां हूं और एक बेटे की शादी में एक सुई तक खरीदने का मौका मुझे नहीं मिला और यहां आ रही हूं तो ऐसे परिवार है, ऐसी इज्जत मिल रही है। वो दुखी हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो उसके पिताजी थे, संतराम जी थे, एक दूसरे रूम में बाथरूम में चले जाते हैं। उनको बाथरूम करना था, लेकिन अन्नू जो है घनश्याम को खींचते हुए फिर उसी रूम में लेकर जाती है। उसके बाद वहां पर उसकी मां भी होती है, उसकी बहन होती है, उसकी भाभी होती है। ये सारे लोग लताड़ लगाने लगते हैं और घनश्याम से कहते हैं कि ये क्या है, ये क्यों बुला लिए तुम, कैसे कैसे लोग हैं, 1 लाख का कैमरा बांधा गया है और हमारे सारे लोगों में ये लोग उसी में शामिल हो जाएंगे, कैसा लगेगा। घनश्याम कहता है क्या करूं यार, मैं तो बुलाया था कुछ लोगों को, अब इतने सारे लोग आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो यार तुम्हारे किसी रिश्तेदार को मना नहीं किया और वो लोग बहुत खुश हैं, उनकी खुशी देखो, बहुत दिनों से यार वो सपर रहे थे, अब आ गए तो क्या करूं। वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती, हम क्या बताएंगे अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, सारे लोगों से कि ये घनश्याम की मौसी है, ये घनश्याम की बुआ है, ये उसके मामा मामी है, हम कैसे बताएंगे, हमारी बेइज्जती होगी और तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम खुद सोचो। घनश्याम कहता है कि देखो अब मैं माता पिता की और उपेक्षा नहीं कर सकता, वैसे भी मैंने उनको इतना इग्नोर किया है, लेकिन मेरी खुशी के कारण वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन अब यार उनकी खुशी है तो मैं क्या कर सकता हूं, जाएंगे 1 घंटे बैठे रहेंगे मैरिज हॉल में, चले आएंगे। वो कहती मैं कुछ नहीं जानती, इनको या तो जिनके पास ढंग के कपड़े हों, इसमें से 5-7 लोग वही वहां पर जाएंगे, बाकी या तो गेस्ट हाउस में रहेंगे या फिर यहां से एक घर जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। उसकी हां में हां जो उसकी मां थी अन्नू की, वो भी मिला रही थी, उसकी भाभी बहनें सारे मिला रहे थे, सारे जो कर रहे थे और उधर बाथरूम में सारी बातें जो है वो घनश्याम के पिताजी सुन रहे थे। अन्नू कहती है कि 1 महीने से दिन रात हम लोग तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, शादी को स्पेशल बनाने की सोच रहे हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हित नहीं है, वही चौपट करने पर लगे हुए हैं सारी चीजें। जब तुम बोले थे कि इतने ही लोगों को बुलाना है तो उन लोगों ने सारे लोगों को क्यों बुला लिया। तो घनश्याम कहता है यार बस ही करो यार, इतना बोल रही हो, और मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उनका भी कुछ हक बनता है मेरी जिंदगी पर कि नहीं बनता है। अब वो अपने रिश्तेदारों को बुला लिए, हमारे भी रिश्तेदार हैं, वो खुश हैं, कम से कम उनकी खुशी के लिए तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। घनश्याम कहता है कि यार देखो आप लोगों को जो भी करना है करो, लेकिन अब मैं उनको जाने के लिए कम से कम नहीं बोल सकता। अगर वो आ गए हैं तो शादी में शामिल होंगे और उसके बाद जो उनकी मर्जी करेगी वो खाएंगे पिएंगे, और जब तक उनकी मर्जी करेगी वो रहेंगे, जहां उनका मर्जी करेगा वो घूमेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकता, उन लोगों को नहीं कह सकता, मैं अपने माँ बाप की और उपेक्षा नहीं कर सकता। जब ये बात ये लोग सुनते हैं तो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जाओ उन्हीं लोगों के साथ रहो। घनश्याम कहता है कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है, जो भी डिसीजन लेना हो ले लो। जब ये बात अन्नू सुनती है तो उसका पारा हाई हो जाता है। वो घनश्याम का कॉलर पकड़ लेती है, कहती है कुछ होश हवास में हो, तुम क्या बात कर रहे हो, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें अगर ज्यादा बकवास करोगे तो। अब दोस्तों वो लोग 2-3 महीने से लिव इन में रह रहे थे, तो यही सोचकर वो सोच रही थी कि इसको मैं फंसा दूंगी अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो। अब घनश्याम जो है वो डर जाता है। उसके बाद वो वहीं पर अपना सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है और ये लोग कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब संतराम जी बाथरूम में से निकलते हैं और उन्हें देखते ही घनश्याम एकदम भौचक्का हो जाता है। वो कहते हैं कि बेटा ये कहां फंस गया तू। फिर वो जो है रोने लगता है, अपने पिता से गले लगकर, संतराम जी से गले लगकर रोने लगता है। संतराम जी उसको चुप कराते हैं, कहते हैं बेटा ये लोग हमें जाने के लिए कह रहे हैं, तेरी खुशी के लिए तो हम यहां से क्या अपनी जान भी दे देंगे, इस दुनिया से भी चले जाएंगे, लेकिन ये उस लायक नहीं है और ये कहां तो आके फंस गया, तेरी जिंदगी ये तो नर्क बना देंगे। अरे हम तो शकल से गए गुजरे लग रहे हैं, ये तो हर एंगल से गए गुजरे हैं, कहीं के नहीं है, और ये इतना हम लोगों से नफरत कर रहे हैं और तुझे अपना रिश्तेदार बनाने की सोच रहे हैं। अरे मेरे भट्टे मालिक के लड़के की शादी थी, 1 हफ्ता पहले उन्होंने मुझे और तेरी माँ को बुलाया था कि आकर मेरे घर पे बैठे रहना, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। कितना दहेज ले लिया है तूने इन लोगों से, बता कितना तूने पैसा मांग लिया है, इस तरीके से बात कर रहे हैं। वो कहता है कि बाबूजी कुछ भी नहीं इन लोगों ने दिया है और ना ही देंगे। 10-15 लाख उसने रखा था और अपनी सैलरी पर, अपनी नौकरी पर 20 लाख रुपए लोन निकाल रखा था। कुल 30-35 लाख रुपए जो खर्च होने थे
वही सारा कुछ यही खर्च कर रहा था। वो कहता है बाबूजी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किसी तरीके से बचा लो। वो कहते हैं ठीक है बेटा। अब उन लोगों को बुला 1 घंटे बाद। उसके बाद वो जाते हैं, सारे रिश्तेदारों से सारी बात कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब सारे रिश्तेदार जो है भौचक के कि अरे यार कहां फंस गया। अब उसके बाद वो लोग आते हैं, बुलाया जाता है, तो संतराम जी कहते हैं कि ऐसा है कि हम तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकते। मैं इसका बाप हूं, मैंने इसे पाला है, पोसा है और कोयला तोड़ तोड़ कर मैंने इसको पढ़ाया है। अपने लड़के की शादी का जिम्मेदार मैं हूं और मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि अपने बेटे की करतूत जानते हो। वो कहते हैं कि बेटे की भी जानता हूं और तुम्हारी बेटी का भी जानता हूं, तुम्हारे सब लोगों का जानता हूं। तुम जो मर्जी कर लो, बहुत करोगे, इसको 1-2 साल के लिए जेल भिजवा दोगे, बस यही करोगे। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें मुझसे टकराना पड़ेगा। अब कुछ भी हो जाए, यह शादी तो अब नहीं होगी। सारे रिश्तेदार बोलते हैं हाँ नहीं होगी। वो भी अपने रिश्तेदार जो उनके थे और आ जाते हैं। फिलहाल बहुत हंगामा होता है, लेकिन यह शादी कैंसिल हो जाती है। अब इसमें जो है जो नुकसान होता है वो घनश्याम का होता है, क्योंकि 8-10 लाख रुपए का उसने जेवर, फर्नीचर और भी जो सारे सामान थे, कपड़े वगैरह, सब अपने ही पैसे से खरीदे थे, जो कि अन्नू और उसके परिवार वालों के कब्जे में थे। वो लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब उनका नुकसान तो हुआ, लेकिन आखिरकार उन्हें उस जालिम परिवार से छुटकारा मिला और 2022 में शादी होनी थी जो कि कैंसिल हो गई। उसके बाद उसके पिताजी ने एक अच्छी सी लड़की ढूंढी और फिर 2024 नवंबर में, पिछले ही साल, इन दोनों की धूमधाम से शादी की और जिसमें सारे लोग शामिल हुए। वो गांव वाले भी जिनको छोड़ दिया गया था, वो सारे रिश्तेदार भी, सारे लोग। आज संतराम और उनकी पत्नी भी अपने बहू बेटे के साथ लखनऊ में रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यही शादी अन्नू से हो गई होती तो फिर क्या होता, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।